हेलो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतिम प्रहार और ये मैराथन क्लास है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार। और हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैराथन क्लास शुरू हो गया और आपको एग्ज़ाम 1 अप्रैल से और 28 अप्रैल तक चलेगा। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम आते जाएगा सबको बेस्ट ऑफ लक है, और जिनका हैवी टाइम है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वो तैयारी में जुटे रहिए फ्रेंड्स। आप लोग का लाइव क्लास इस पर शुरू होगा, मैराथन क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आप लोग को आंसर बताना। आंसर पता है तो सवाल है कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? क्या अलविलियल मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा? तो राइट आंसर की बात करें हम तो भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ है नहीं, जलोढ़ कहीं अलवियल कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को आंसर पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और लास्ट में हम आप लोग से पूछेंगे कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं और कितना गलत हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना, वो किस नदी पर है? चंबल, गंडक महानदी या सोनभद्र? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो हीराकुंड जो है फ्रेंड्स वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताना फटाफट से कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? फटाफट से बताना फ्रेंड्स। तो ये बसा उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ। ऑप्शन की बात करें बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बताना है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य पे स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? इसकी राइट आंसर की बात करें हम फ्रेंड्स तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, अगला देखेंगे हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? फटाफट से बताना फ्रेंड्स। इसकी राइट आंसर की बात करें हरित क्रांति का जो पिता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स क्या है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? किसमें पूछा है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में भारत कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, मतलब भारत से छोटा है, कहने का मतलब ये है। चलिए फटाफट से बताना फ्रेंड्स। इसकी राइट आंसर की बात करें भारत से जो छोटा है क्षेत्रफल वो है इंडोनेशिया का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गंगा फ्रेंड्स, गंगा। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत का संविधान का संशोधन जो है 73, वो किससे संबंधित फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर बताना है तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन के अनुसार कस्बा, नगर निगम, पंचायती राज या जिला परिषद, तो नगर पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन की बात करें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? नागरिकता अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? 1950, 1955, 1969, 1972? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें नागरिकता अधिनियम जो लाया गया था 1955। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी। फटाफट से आप लोग याद भी करते चलना है क्योंकि समय बड़ा नज़दीक आ चुका है फ्रेंड्स, आपको देखते हुए सब करना है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था वो बताना भारत में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन का, वीसी गिरी का या वीडी चट्टी का? फटाफट से बताना है। तो ये जो था जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? ये है द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे फ्रेंड्स जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, और ये देखने को जरूर मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ से। फटाफट से बताना है राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, राजस्थान का? इसकी राइट आंसर हम बात करें तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ
किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फटाफट से बताइए, राइट आंसर बताएं। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? महान पंत को, धनानंद को, कौटिल्य को, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक रात के नाम से जो जाना जाता है फ्रेंड्स, वो महानंद पंत को जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका क्या कृषि सभ्यता, शहरी सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पुरान पाषाण सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यह था कि शहरी सभ्यता इससे प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बात करें बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखा फसल है? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल है जो भूमध्य रेखा फसल है? फटाफट से बताना फ्रेंड्स। ये जो हो जाएगा रबड़ जो है भूमध्य रेखीय फसल है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए फ्रेंड्स, आगे फटाफट से देखेंगे, आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एल्युमिनियम को निम्नलिखित अयस्क है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड आप लोग पढ़ चुके हैं, बॉक्साइड होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरहिंद नगर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नगर किस नदी पर स्थित है? और ये जो स्थित है फ्रेंड्स, ये सतलज नदी पर स्थित है। सरहिंद जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपापचय क्या है? उपापचय जो है वो क्या है? फटाफट से बताना है। जैव अणु का संश्लेषण है, जैव अणु का टूटना है, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, जैव अणु का पुनरावर्तन है। तो उपापचय जो होती है फ्रेंड्स, वो होता है जैव अणु का संश्लेषण, ठीक है, और टूट जाना, ये होता है उपचय क्रिया होती है। हमारे पेट में भी उपचय क्रिया होती है, जिससे भोजन पचता है और भोजन पचने के साथ साथ कुछ अपशिष्ट बाहर हो जाते हैं और उसमें जो प्रोटीन विटामिन होते हैं एकत्रित हो जाता है, तो इसलिए उपचय क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? किस राज्य के द्वारा किया जाता है बॉक्साइट का उत्पादन? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉक्साइट, ऑप्शन की बात करें ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? क्या चमगादड़ है, गिद्ध है, सारस है या चील है? तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स कि भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स जो है वो एक प्रकार का चमगादड़ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह? क्या पूछा है कि फोबोस और डिबोस जो है निम्नलिखित में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? ये फ्रेंड्स फटाफट से बताना है। क्या मंगल का, शनि का, बृहस्पति का या शुक्र का? तो ये जो मंगल का जो है वो डिबोस और है ना, फोबोस और डिबोस जो है मंगल के दो प्राकृतिक ग्रह हैं। चलिए फ्रेंड्स, उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? क्या राजस्थान में है, क्या गुजरात में है, क्या मध्य प्रदेश में है या क्या उत्तर प्रदेश में है? फटाफट से बताना फ्रेंड्स। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये जो है ये राजस्थान में है मरुभूमि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसकी राइट आंसर की हम बात करें, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पे। आप लोग जितने भी आंसर बता रहे हैं फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे। जिनका आंसर सही है बहुत अच्छा, और जिनका आंसर गलत हो रहा है वो आंसर मिलाते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? क्या पूछा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? ये किया गया था 1992 ईस्वी में, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? फटाफट से बताना है, यूरेनियम खान पहले कहाँ है भारत की? ये जो फ्रेंड्स ये है जादूगौड़ा में। क्या स्थित है? जादूगौड़ा में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ये अगली वीडियो में भी आ चुका था क्वेश्चन, कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। 28 नंबर सवाल का आंसर तो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात का रिकॉर्ड किया गया था, मतलब कब किया गया था। 2011 की जनगणना से पहले लिंगानुपात जो है रिकॉर्ड कब किया गया था सर्वाधिक मात्रा में। 29 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो ये जो किया गया था 2011 के पहले लिंगानुपात का सर्वाधिक अंतर ये किया गया था 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किस लिए मिला गया है। क्या अपेक्षिकता का सिद्धांत के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, या तरंगदैर्घ्य सिद्धांत के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 30 नंबर सवाल का आंसर। तो ये किया गया था, आइंस्टाइन जो खोज के थे वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम बताने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फटाफट से बताएंगे। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी फटाफट से बताना फ्रेंड्स। 31 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स 2.25 गुना हो जाएगा। आप पढ़े होंगे गतिज और स्थितिज ऊर्जा mgh एक होता है और एक होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² से ही निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी को पाइप फट जाती है। भीषण अगर सर्दी पड़ती है, ठंड होता है तो प्रदेशों में यानी ठंडे देशों में जहाँ पानी का पाइप जो होता है वो फट जाता है। आखिर क्यों फट जाता है, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, या पानी की पाइपों को संकुचन के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या उपयुक्त सभी संयुक्त प्रभाव से। नहीं, इसके राइट आंसर की बात करें क्योंकि जब पानी जमता है तो पानी क्या होता है, फैलता है। इसके वजह से जो पाइप तो नहीं फैलेगा लेकिन पानी का फैलता है, और जिसके वजह से जो होता है वो पाइप फट जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्या दिया है सवाल कि किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव का कारण है। द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या क्या कारण है, इसका राइट आंसर बताना है। तो अणुओं के मध्य असंजक बल होता है, अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है, या अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या अणुओं के मध्य विद्युत बल होता है। तो इसका मूल कारण है पृष्ठ तनाव, जो अणुओं के बीच में सहसंजक, जब एक ही अणुओं के बीच जब बल लगता है तो उस बल को सहसंजक बल कहते हैं फ्रेंड्स। और ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। कोई भी द्रव की बूंदे जो होता है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहती है, यही कारण कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती भी है। पढ़े होंगे फ्रेंड्स आप लोग साइंस। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। राइट आंसर बताना फटाफट से। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दोनों मिला दिया जाए तो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। क्या हो जाएगा 34 नंबर सवाल का आंसर, वो हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा जो होती है, सूर्य से तो रोशनी पहुंचता है लेकिन सूर्य को देखेंगे दिन में आपको हीटिंग भी मिलते रहता है, तो आखिर वह कैसे पहुंचती है। क्या परिवर्तन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या संवहन के द्वारा। बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में। तो ये होता है विकिरण, यानी वहाँ से किरण आती है, किरण को ही बोल दिया जाता है विकिरण। तो बड़ी मात्रा में आती है, तो विकिरण के कारण जो होती है वो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुँचती है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम बताना है आप लोग को। क्या कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित कर देता है उसका नाम बताना फटाफट से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कहा जाता है फ्रेंड्स माइक्रो, ठीक है, माइक्रोफोन कहा जाता है, माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल की ओर देखते हैं कि वायु की अपेक्षा आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। सवाल क्या फ्रेंड्स कि वायु की अपेक्षा आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। कहने का मतलब कि हवा ठंडी ठंडी रहता है तो हवा में क्या नमी हुआ, उस नमी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये मापा जाता है, जान लीजिए कि एच अगर रहेगा हाइड्रोजन तो इससे संबंधित अम्ल की जानकारी होता है, आर्द्रता का जानकारी होता है। तो हाइड्रो समझ में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा तो समझ जाएगा
लेकिन यहाँ पे डबल डबल ऑप्शन ए भी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन बी में है हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता जो मापा जाता है फ्रेंड्स वो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, आप याद कर लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होंगे ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला सवाल है कि चावल पकाना कठिन होता है, पर्वतों के शिखर पर या समुद्र तल पर या खदान के नीचे या कहीं भी एक जैसा, बताना फटाफट से। तो देखिए आप जानते होंगे कि जब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सांस लेने में परेशानी होती है, ऊपर में आग भी नहीं जल पाएगा। तो पर्वतों के शिखर पे वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिसकी वजह से चावल पकाना, दाल पकाना, खाना पकाना पूरा समझ सकते हैं कठिन हो जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है। क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, श्यानता होता है, केशिका क्रिया होती है, विकिरण होता है। इसके बारे में फटाफट से बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा है कि पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो सकता है। तो ये होता है फ्रेंड्स केशिका क्रिया। केशिका क्रिया कहने का मतलब हुआ कि लालटेन हो या ढिबरी के नाम सुने होंगे लैंप, जिसमें बत्ती के द्वारा तेल ऊपर चढ़ जाता है, यह केशिका क्रिया के कारण ही होता है, जो पृष्ठ तनाव का एक परिणाम है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से और देखेंगे अगला क्या दिया हुआ है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है, यानी घड़ी के जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, ये बताना आपको। तो ध्यान दीजिएगा, घड़ी के स्प्रिंग में जो होता है, चाबी में, वो स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन उसको घड़ी के सुई जो होते हैं वो हमेशा घूमते रहता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि तालाब में जो पानी होता है वो किस रूप में रहता है, तो तालाब में पानी स्थिर रहता है, इसलिए वो स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन नदी में जो पानी बहता है वो गति करते रहता है, वो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस बात को माइंड में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से फ्रेंड प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है, क्या पूछा है। क्यों शीतकाल की तुलना, शीतकाल मतलब ठंडा और ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी, तो गर्मी में अधिक मछली मर जाती है ठंडा की अपेक्षा। क्यों, खाने की कमी कारण या आविष के सांद्रता के कारण या ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण या रोग के फैलने के कारण। राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्मियों के दिनों में जो होता है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण कमी हो जाता है, जिसकी वजह से अधिकतर मछलियाँ मर जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, जल्दी प्रजनन करते हैं, फटाफट से बताना है। तो ये जो होते हैं प्रोटोजोआ में जो होता है बहुत तेजी से प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन बोल सकते हैं या जनन बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है वो किसने किया था। ये फ्रेंड्स किया था जोसेफ अस्टिन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, जोसेफ अस्टिन ने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का। अगला सवाल है कि 1800, यहाँ से पक्का आपको सवाल में आएंगे 1857 से फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था गवर्नर जनरल। तो ये जो थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। सैनिक विद्रोह बड़ा भयानक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम पढ़े होंगे फ्रेंड्स, फटाफट से बताना है। तो ये किया था, फटाफट से बताना है फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो केपलर ने किया था। ग्रहों के नियम किसने किया है, तो केपलर ने, यानी जीनस केपलर पूरा नाम है इसका, केपलर ने किया है। अगला फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। राइट आंसर बताना है। इसकी राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, छोटा नागपुर में चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक है सभी का, एकदम सबसे अच्छा निकलेगा और गवर्नमेंट आप लोग का डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ऑप्शन की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहे थे। और फ्रेंड्स आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे तक का जो प्रोसेस है टोटल चीज़ बताएंगे एक बार में, आप बीपीएससी कैसे क्रैक कर सकते हैं। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ 9th-10th मैथ में फ्रेंड्स। आप लोग को हम गाइड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे हमेशा। चलिए आगे देखेंगे, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियाँ का संग्रह अधिक मात्रा में है। क्या पूछा है कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियाँ का संग्रह अधिक मात्रा में है। 49 नंबर सवाल का आंसर यह है, मथुरा संग्रहालय में सर्वाधिक मात्रा में है। और आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, क्या है कि महाभारत के लेखक कौन है।
महाभारत के लेखक कौन है, ये आपका आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। फिर से बता रहे हैं फ्रेंड्स कि इस चैनल पे महाराथन क्लास शुरू हो चुका है और आपको रेगुलर एक दिन में 2-3 वीडियो देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए तो। धन्यवाद।